हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सब लोग कैसे हो? अच्छे हैं मिस। ओके। मैं जरीना अब्दुल रहमान सरकार आपका ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर स्वागत करती हूँ। स्कूल बंद है फिर भी आपकी पढ़ाई शुरू है ना। आपके पढ़ाई का कोई नुकसान ना हो इसलिए हम लोग आपको ऑनलाइन पढ़ा रहे हैं। तो न सिर्फ जूम के ज़रिए बल्कि आपको व्हाट्सएप से भी मैसेज डाले जाते हैं और आप लोग आपका होमवर्क भी व्हाट्सएप के ज़रिए भेजते हो, वो भी ऑनलाइन एजुकेशन का ही हिस्सा है। उसके अलावा आप लोग दीक्षा ऐप, उसके बाद यूट्यूब पे मेरा चैनल है, आप उसके भी ऊपर विजिट करते हो। उसके अलावा सुबह में 8 बजे जो आपके बीएमसी चैनल के ज़रिए लेसन होते हैं वो भी आप देखते हो। तो इस तरह से आपका पढ़ाई के लिए देखो कितने ज़रिए अल्लाह ताला ने पैदा किए हैं। भले लॉकडाउन है, भले स्कूल बंद है, फिर भी आप इतने सारे ज़रियों के ज़रिए अपनी पढ़ाई जारी रख रहे हो और आपको पूरा फ़ायदा हो रहा है। तो मैं आज आप लोगों को हमारा जो साइंस का लेसन है, ह्यूमन बॉडी एंड ऑर्गन सिस्टम, ये हमारा लेसन आधे तक का है। सिर्फ मैं इसको रिवाइज करवाना चाहती हूँ कि किस तरह से हमने इसमें क्या क्या चीज़ें पढ़ी हैं। ठीक है, तो यहाँ पर सबसे पहले आपके लेसन के स्टार्ट में पेज नंबर 75 पे हम लोगों ने एक फॉर्मूला देखा था कि किस तरह से प्लांट्स जो रेस्पिरेशन करते हैं, हमने सबसे पहला हिस्सा लिया था रेस्पिरेशन का। हमारे बॉडी के अंदर बहुत सारे ऑर्गन सिस्टम हैं, बहुत सारे ऑर्गन सिस्टम हैं और उन ऑर्गन सिस्टम में सबसे इम्पॉर्टेंट ऑर्गन सिस्टम है हमारा रेस्पिरेशन। तो रेस्पिरेशन अगर हम नहीं करेंगे, रेस्पिरेशन अगर हम नहीं करेंगे तो हम 2 मिनट भी जिंदा नहीं रह सकते। 2 मिनट भी जिंदा नहीं रह सकते। पानी नहीं पिएंगे तो भी हम जिंदा रह सकते हैं, लेकिन रेस्पिरेशन के बिना कोई भी जानदार, इधर एनिमल और प्लांट, दे कैन नॉट सर्वाइव विदाउट रेस्पिरेशन। सो it is given over here on page number 75 how the plants are converting glucose into carbon dioxide, और उस वक्त में 38 ATP मॉलिक्यूल्स जो है वो प्रोड्यूस होते हैं जो उनको एनर्जी देते हैं, और किस तरह से ग्लूकोज जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड में कन्वर्ट होता है और प्लांट्स जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो किस तरह से यूज करते हैं। दे रेस्पायर कार्बन डाइऑक्साइड और दे रिलीज ऑक्सीजन। तो ये हुआ हमारा रेस्पिरेशन का पार्ट प्लांट्स में। इसमें हम लोगों ने ये भी देखा कि इंस्पिरेशन यानी इनहेलेशन, एक्सहेलेशन यानी एक्सपीरेशन, किस तरह से हम सांस लेते हैं उसको इनहेलेशन या इंस्पिरेशन कहते हैं, एक्सहेलेशन या एक्सपीरेशन कहते हैं सांस छोड़ने के लिए। उस तरह से हमने देखा कि एक्सटर्नल रेस्पिरेशन ये इनहेलेशन और एक्सपिरेशन जो है वो एक्सटर्नल रेस्पिरेशन में आता है, और इंटरनल रेस्पिरेशन में हम लोग किस तरह से ऑक्सीजन अंदर जाने के बाद में क्या काम करता है हमारे बॉडी के अंदर। ऑक्सीजन हम जो रेस्पिरेशन के जरिए ऑक्सीजन लेते हैं वो हमारे बॉडी में अंदर जाके क्या काम करता है, इंटरनल रेस्पिरेशन कैसे होता है हमारे बॉडी के पार्ट्स में और टिश्यू में। फिर हमने देखा सेलुलर रेस्पिरेशन। सेलुलर रेस्पिरेशन में ही हमने ये देखा कि प्लांट्स में किस तरह से ग्लूकोज जो है वो कन्वर्ट होता है कार्बन डाइऑक्साइड में, और एनिमल्स में हमारे अंदर हम लोग जो रेस्पायर करते हैं ऑक्सीजन और एक्सेल करते हैं कार्बन डाइऑक्साइड। तो ये कार्बन डाइऑक्साइड कहाँ से आता है हमारे बॉडी में से। सो नाउ वी आर गोइंग टू सी द प्रोसेस ऑफ रेस्पिरेशन। नाउ वी आर गोइंग टू सी द प्रोसेस ऑफ रेस्पिरेशन। तो देखते हैं हम लोग ये प्रोसेस ऑफ रेस्पिरेशन है वो किस तरह से काम करता है हमारे लंग्स के अंदर। आप लोगों को यहाँ पे अभी स्क्रीन पे दिखाई देगा, देखिए दिख रहा है सब लोगों को। यस मिस। हाँ हाँ, ये जो यहाँ पंपिंग बता रहा है ये क्या हो रहा है, हमारे अंदर जो है हवा जा रही है नाक के जरिए, मुंह के जरिए। जैसे हवा जाती है देखो फेफड़े कैसे खुलते हैं, और ये डायफ्राम है, पर्दे शिकम, डायफ्राम। ये किस तरह से फेफड़े खुलते हैं तो नीचे ढकेला जाता है और ये
फेफड़े जब पचकते हैं उस वक्त में ऊपर जाता है। ऑक्सीजन देखो पूरे फेफड़े में किस तरह से पहुंचती है, और फ्रॉम देयर इट गोज ईच एंड एवरी alveoli। ये आपके पिक्चर दी हुई है, आपके फिगर पेज नंबर 76 पर। ये फेफड़े के अंदर का देखो इतना सा पार्ट लिया हुआ है, और ये उसको जूम किया हुआ है, इतने से पार्ट को ये जूम किया हुआ है कि फेफड़े के अंदर भी इतने अलग अलग कंपार्टमेंट होते हैं, अल्वियोलाई होते हैं, ये बलून के जैसे बैग्स होते हैं फेफड़े के अंदर, और उसके अंदर किस तरह से ऑक्सीजन जाती है, और वो ऑक्सीजन जो है जल्दी से यहाँ से ऑक्सीजन जाके इमीडिएटली वहां से कार्बन डाइऑक्साइड कैसे छोड़ दी जाती है, और वो लेकर फिर वो आते हैं हार्ट के अंदर। तो इस तरह से ये प्रोसेस जो है वो रेस्पिरेशन का होता है। इट स्टार्ट्स फ्रॉम नोज, देन इट गोज इनटू द फेरिंग्स, and then it goes into the windpipe, and from there it goes into the lungs, right? लंग्स में जाता है, और वहाँ पे एक्सचेंज ऑफ गैसेस होता है, एक्सचेंज ऑफ गैसेस होता है, और वहाँ पे डायफ्राम भी जो है वो प्रेशर जो है वो एक्सर्ट करता है। किस तरह से प्रेशर एक्सर्ट करता है यहाँ पे दिया हुआ है, कितने टाइम में कितना प्रेशर करता है। देखो इंस्पिरेशन है ये, और ये एक्सपिरेशन है, बराबर। इंस्पिरेशन में ये ऊपर जाता है इस तरह से, जब फेफड़े फूल जाते हैं तो डायफ्राम नीचे जा रहा है, देखो दिख रहा है। और जैसे फेफड़े जो है वो एक्सपिरेशन करते हैं, अपनी हवा बाहर छोड़ते हैं, तो डायफ्राम उसको पुश करता है, इस वजह से फेफड़े सिकुड़ जाते हैं और वो हवा बाहर आती है। अगर ये डायफ्राम उसको पुश नहीं करेगा तो हमारी हवा बाहर नहीं आ पाएगी। इसलिए फेफड़े को अंदर से दबाने के लिए अल्लाह ताला ने ये डायफ्राम दिया हुआ है, जो उसको पुश करता है तो हवा बाहर आती है। तो यहाँ पर इस फिगर में आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा, है ना। नाउ उसके आगे हम देखते हैं कि आगे का काम कौन करता है। जैसे कि हमने बताया कि ये सारा ब्लड जो है वो फेफड़े तक लाने का और फेफड़े में से फिर वापस लेके जाने का काम कौन करता है, तो इसको करता है हार्ट, राइट। तो हार्ट किस तरह से काम करता है ये अब हम लोग देखेंगे नेक्स्ट। देखिए ये आप लोगों को दिख रहा है, हार्ट जो है वो नेक्स्ट किस तरह से काम कर रहा है। जो फेफड़े से जो ये जो दिख रही है ना दो बड़ी बड़ी आर्टरीज, ये आर्टरी है Yes, और miss. ये वेन है, बराबर। ये वेन है, ये सबसे बड़ी वेन है और ये सबसे बड़ी आर्टरी है। ये दो दिख रही है, यहाँ से ये दो निकल के जा रही है और इधर से भी दो निकल के जा रही है। तो ये दोनों भी जो है देखो ये दो के जरिए दिख रहा है, यहाँ पे ब्लड आ रहा है अंदर, बराबर। ये दो के जरिए Yes, ब्लड miss. अंदर आ रहा है Yes, miss. और ये दो के जरिए ब्लड बाहर जा रहा है। तो ये दोनों भी कहाँ पे जा रही है, यहाँ पर एक एक जो है, ये दोनों में से एक जो है वो क्या करती है, इधर से भी और इधर से भी, दोनों फेफड़े के अंदर, दोनों लंग्स के अंदर एक जो है इसमें से दोनों फेफड़े के अंदर ब्लड फेंकती है, जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड होती है। और ये ऊपर की दो जो है ना, ये वाली और ये वाली, इसमें से जो है वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है वो फेफड़े में से हार्ट में आता है। तो फेफड़े और हार्ट का काम एक दूसरे के साथ में रिदम में और कोऑर्डिनेशन में चलता है। किस तरह से वो आपको यहाँ पर अच्छे से समझ में आ रहा होगा। तो इस तरह से जो है वो लंग्स एंड हार्ट एक साथ में काम करते हैं हमारे बॉडी के अंदर ब्लड लेने के लिए और ब्लड के अंदर ऑक्सीजन लेने के लिए और ब्लड से कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकालने के लिए। आपको पेज नंबर 77 पर जो फिगर दिख रही है उससे आपको समझ में आ रहा होगा अच्छे से। दूसरा यहाँ पे एक चीज आपको बहुत ध्यान से देखनी है कि जैसे हमने देखा था कि जो नीचे का पार्ट होता है हार्ट के, जो दो कंपार्टमेंट नीचे हैं उसको वेंट्रिकल कहते हैं, और ऊपर के जो दो पार्ट हैं उसको एट्रियम कहा जाता है। तो ये एट्रियम और वेंट्रिकल के बीच में ये यहाँ पे आपको दिख रहा है, ये वॉल्स है। देखो ये वॉल्स कैसे खुल रहे हैं कि यहाँ से ब्लड नीचे आ सकता है लेकिन यहाँ से ऊपर नहीं जा सकता। ऊपर नहीं जाने के लिए वो कैसे बंद हो जा रहे हैं, दिख रहे हैं आप लोगों को दोनों तरफ, यहाँ पर भी और यहाँ पर भी, कि ब्लड यहाँ से नीचे कैसे आ रहा है ना, और यहाँ से फिर वो जा रहा है इस वाली इसमें, ठीक है। तो यहाँ से वो जो है वो ब्लड, बड़ी वेन है ये और ये सबसे बड़ी आर्टरी है,
उसमें से ब्लड किस तरह से जा रहा है। और यहाँ पर भी आप लोगों को दिख रही है वॉल है, इधर से देखो ये यहाँ वेंट्रिकल से ब्लड यहाँ पर फेंका जा रहा है इसके अंदर। तो ये वाला जो ब्लड है वो लंग्स में से यहाँ पर आता है साफ होके रेड कलर का, और वो जा रहा है साफ खून जो है इस आर्टरी में जाता है, और यहाँ से वो पूरे बॉडी के अंदर जाता है। और ये जो वेन है, ये वेन से पूरे बॉडी से ब्लड जो है वो यहाँ पर आ रहा है, और यहाँ से फिर वो लंग्स के इसमें फेंका जाता है दोनों साइड के। ये दो साइड क्यों दिया हुआ है? क्योंकि हमारे बॉडी में दो लंग्स हैं, इसलिए ये दो तरफ दिया हुआ है, राइट। तो इस तरह से हार्ट का और लंग का फंक्शन आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। पेज नंबर 78 पर आप देखेंगे तो आपको यहाँ पर जो फिगर्स हैं इसके ऊपर से आपको समझ में आया होगा कि आर्टरीज में जो होती है वो वॉल्स नहीं होती है। यहाँ पर आर्टरीज में वॉल्स नहीं होती है, सिर्फ हार्ट की जो आर्टरी होती है उसमें वॉल होती है, और वेन में वॉल्स होती है पूरे बॉडी के अंदर। क्योंकि वेन में जो गंदा खून होता है वो वापस रिटर्न होके नहीं आना चाहिए, इसलिए उसमें वॉल्स होती है। और वॉल कैसी होती है ये आप लोगों को यहाँ पे बहुत अच्छे से साफ दिखाई दे रहा है कि किस तरह से वो वॉल्स काम करती है, आपके पेज नंबर 78 पर दिया हुआ है। उसके बाद में वो बॉडी के ईच एंड एवरी ऑर्गन को किस तरह से ब्लड सप्लाई कर रहे हैं, ये ब्लड कैपिलरीज आपके पेज नंबर 78 पर दिखाई दे रही होगी। ब्लड कैपिलरीज दिखाई दे रही है यहाँ पे पेज नंबर 78 पर। तो ये ब्लड कैपिलरीज भी यस किस मिस। तरह से काम करती हैं, ये भी अगर हम लोग देखेंगे कि ब्लड कैपिलरीज किस तरह से काम कर रही है। ओके, ये पेज नंबर 78 पर ये आपको दिखाई दे रहा होगा ब्लड कैपिलरीज। तो अभी यस आप लोगों ने अच्छे से समझ में आया होगा आपको कि ब्लड सर्कुलेशन थ्रू हार्ट किस तरह से होता है और उसका फंक्शन क्या है। नाउ विल प्रोसीड अवर लेसन फ्रॉम हियर। द फंक्शन ऑफ हार्ट, blood circulation through heart, functioning of heart, process of pumping the blood towards various part of the body and bringing it back towards the heart is called blood circulation। इसको अंडरलाइन करेंगे कि पूरे बॉडी में पूरे अलग अलग हमारे बॉडी पार्ट्स से जो ब्लड होता है उसको हार्ट में लेके आना, और हार्ट से प्योर ब्लड को पूरे बॉडी पार्ट्स में पहुंचाना, है ना। द प्रोसेस ऑफ पंपिंग द ब्लड टुवर्ड्स वेरियस पार्ट ऑफ द बॉडी एंड ब्रिंगिंग इट बैक टुवर्ड्स द हार्ट इज कॉल्ड एज ब्लड सर्कुलेशन। तो इसको आप लोग अंडरलाइन करेंगे, सो एज टू मेंटेन द कंटिन्यूटी इन सर्कुलेशन। और ये प्रोसेस चलते रहता है, चलते रहता है। हम लोग सोए हुए भी अगर रहेंगे ना तो भी ये प्रोसेस जो है वो चलते रहता है, ये रुकता नहीं है। हमारा हार्ट, हमारा लंग और हमारा ब्रेन, ये जो है वो कभी भी रुकता नहीं है, चलते रहता है। नाउ हार्ट जो है, हार्ट ऑल्टरनेटली कॉन्ट्रैक्ट्स एंड रिलैक्स। अभी आप लोगों ने देखा हार्ट किस तरह से कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स हो रहा था। ओके, अभी आप लोगों ने देखा वीडियो में कि हार्ट किस तरह से कॉन्ट्रैक्ट, कॉन्ट्रैक्ट यानी सिकुड़ना और सॉरी फैलना, और रिलैक्स यानी छोटा होना। तो इस तरह से कॉन्ट्रैक्ट होता है, छोटा होता है, और इस तरह से कॉन्ट्रैक्ट होता है और इस तरह से रिलैक्स होता है। कॉन्ट्रैक्ट्स रिलैक्स, कॉन्ट्रैक्ट्स रिलैक्स। तो कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स होता है। कॉन्जिक्यूटिव सिंगल कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन। अब ये एक सिंगल कॉन्ट्रैक्शन और एक रिलैक्सेशन, ये दोनों मिला के इसको क्या कहता है, कंटिन्यूअस सिंगल हार्ट बीट, इसको बोला जाता है हार्ट बीट। यानी एक बार कॉन्ट्रैक्ट हुआ, रिलैक्स हुआ, एक हार्ट बीट हुई। कॉन्ट्रैक्ट रिलैक्स, दो हार्ट बीट, कॉन्ट्रैक्ट रिलैक्स, तीन हार्ट बीट। इस तरह से गिना जाता है हार्ट बीट को, ठीक है। मटेरियल 2 feet long rubber tube with a small aperture, stopwatch funnel. Fit a funnel at the end of the rubber tube. Keep the wide mouth of the funnel, that is good, mouth of the funnel on left side of the thorax. Bring it to thorax and end of the tube. हेलो, नेटवर्क गया था।
फिर से ज्वाइन है आप लोग। यहाँ पर नेटवर्क गया था, तो हम लोग जो है वो रिपीट करते हैं। यहाँ पर जो मटेरियल्स बता रहा है वो मटेरियल किस लिए बता रहा है आपको, कि आपको जो है वो स्टेथोस्कोप कैसे आप बना सकते हैं। आपके घर में अगर ये रबर की ट्यूब होगी, एक छोटा सा फनल होगा, तो आप लोग किस तरह से स्टेथोस्कोप बना सकते हो, ये आपको यहाँ पे उसका प्रोसीजर दिया हुआ है। फनल यानी कुप्पी, फनल यानी कुप्पी जो होती है ना, जैसे तेल भी बोतल में डालने के लिए इस्तेमाल करते हैं, उसको बोला जाता है फनल। अभी आपको मैं ओरिजिनल स्टेथोस्कोप कैसे दिखाई देता है वो बताने जा रही हूँ। कि ओरिजिनल स्टेथोस्कोप जो होता है ना, आप लोग डॉक्टर के पास जाते हो, तो ये आप लोगों ने देखा होगा, दिख रहा है? यस तो मिस। ये जो है ना, ये इसकी जगह पे आपको वो फनल की जैसी कुप्पी है ना, वो लगानी है। और इस तरह से देखो, भंगार में आपको रबर ट्यूब इस तरह से बहुत सारी मिलेगी। तो ये रबर ट्यूब आप ऐसे ले सकते हो, और इसमें दो ऐसा वाई शेप का वो होना चाहिए, और आगे यहाँ से भी दूसरी ट्यूब लगा के आप कान में लगा सकते हो यहाँ से। तो ये ओरिजिनल स्टेथोस्कोप है जो डॉक्टर लोगों के पास होता है। तो इस तरह से आप लोग ये कान में लगा, ये हिस्सा जो है वो कान में लगा सकते हो आप लोग। ये वाला पार्ट कान में लगाना है, दोनों कान में इस तरह से करके। और ये वाला पार्ट जो है वो हमारे सीने के ऊपर रखेंगे, तो हमको हार्ट बीट इसमें से बहुत अच्छे तरीके से सुनाई देती है। आप लोग घर में भी रबर का स्टेथोस्कोप बना सकते हो, रबर ट्यूब का स्टेथोस्कोप बना सकते हो। ठीक है, अब देखेंगे मैं कितने लोग स्टेथोस्कोप बनाएंगे, मुझे सब लोग सेंड करेंगे स्टेथोस्कोप बनाने के बाद में। ओके, मैं चाहती हूँ कि आप लोग स्टेथोस्कोप बनाओ। ओके, तो ये किस तरह से, देखो डॉक्टर लोग यस इसको मिस। तपासते कैसे हैं, आप लोगों को मालूम होगा। आप लोग जब डॉक्टर के पास जाते हो तो आप देखते हो कि किस तरह से डॉक्टर जो है वो हम लोगों को तपासते हैं, और उससे हमको हमारे हार्ट बीट का पता चलता है। ओके, तो देखिए यहाँ पे मैं इमेज दिख रहा है आप लोगों को, इमेज दिख रहा है। यस मिस। इस तरह से डॉक्टर हमको इस स्टेथोस्कोप के जरिए तपासते हैं और उनको पता लगता है। तो हार्ट बीट है, हमारे दूसरे जो ऑर्गन्स हैं उनकी भी मूवमेंट है, वो इसके जरिए हमको मालूम पड़ती है। और फिर उसमें जरा सी भी कुछ गड़बड़ समझ में आती है तो डॉक्टर को मालूम पड़ता है कि हमको कुछ प्रॉब्लम है। ठीक है, उसके बाद में अगला देखते हैं हम लोग पल्स। पल्स का आप लोग देखेंगे, आज ये भी आपका एक होमवर्क है। एक तो आपको स्टेथोस्कोप बनाना है, दूसरा पल्स। फाइंड कोरिलेशन बिटवीन हार्ट बीट एंड पल्स फेल्ट एट रिस्ट। कहाँ पे देखना है आपको, ये जो आपका अंगूठा है ना, ये अंगूठा दिख रहा है आपको, मेरा हाथ दिख रहा है सबको। यस मिस। ये अंगूठे से सीधा ऐसे आना है यहाँ पर हाथ रखो, देखो अपने 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 यहाँ पर हाथ रखो, देखो वहां पे आपको अंदर एक मूवमेंट महसूस होगी, ठप 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 हो रही है सबको। यस मिस। यस मिस। हाँ, यस मिस। हाँ दिखाओ मुझे सब लोग जरा, सबके हाथ में कैसे मूवमेंट हो रही है, आपको समझ में आ रहा है? वीडियो ऑन करेंगे, दिखाएंगे ऐसा हाथ रख के कि किस तरह से मूवमेंट नजर आ रही है आपको। चलो जल्दी वीडियो ऑन करो। हेलो, वीडियो ऑन करके बताओ आपके हाथ की मूवमेंट कैसे, यहाँ पे बताओ कैसे हाथ में आपको यहाँ पे समझ में आ रहा है। अपना हाथ रखो जैसे मैंने रखा था ना, मेरे एक हाथ की उंगली रखी थी और दूसरे हाथ से मैंने ये बताया था ना, तो किस तरह से हो रहा था। हाँ, वेरी गुड अरबिया, वहां पे आपको समझ में आ रहा है। बाकी लोग भी दिखाओ, जैसे अरबिया बता रही है जल्दी, वेरी गुड, फास्ट, यस। हाँ, अंजुम तरन्नुम, वेरी गुड। आपको महसूस हो रही है मूवमेंट अंदर? यानी मिस। हाँ, गिन सकते हो ना। तो अभी अपने घर के जितने भी मेंबर्स हैं उन सब लोगों की इस तरह से आप लोग पल्स देखोगे,
और उसमें कितना हार्ट बीट हो रहा है वो आप 1 मिनट में कितनी हार्ट बीट होती है वो गिनेंगे। हाँ कनीज, वेरी गुड। मालूम पड़ रही है मूवमेंट, वहां पे मूवमेंट मालूम पड़ रही है अंदर, ठक ठक ठक। कनीज आ रहा है, मालूम पड़ रहा है? यस मिस। ओके यस मिस। हाँ मिस। ओके। तो इस तरह से आप लोग आपके घर के जितने मेंबर्स हैं वो सारे मेंबर्स की हार्ट बीट जो है वो देखेंगे और गिनेंगे। 1 मिनट का स्टॉप वॉच में टाइम लगाना है और वो हार्ट बीट आप लोग देखेंगे कि घर के हर बंदे की हार्ट बीट कितनी हो रही है। ओके, तो वी कैन फील द पल्स बिहाइंड द ईयर्स। उसी तरह से हमारे कान के पीछे से भी हमको इस तरह से ठक 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 मालूम होगा। एंड नियर द हील ऑफ फुट, और हमारा जो हील होता है ना, पैरों का हील, फीट जो होता है ना हमारा फुट, वहां पे भी हमको ठक 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 सुनाई देती है। राइट, हाउ दिस पल्सेस अकर, ये पल्सेस कैसे बनती है, यस मिस। पल्सेस क्यों ठक ठक हो रही है वहां पे? जितने बार हार्ट बीट होता है उतने बार उस पल्स में हमको ठक ठक समझ में आती है, क्योंकि उतने बार खून हमारे बॉडी में फेंका जाता है ना, उतने बार बॉडी में खून फेंका जाता है, तो उस वजह से वो ठक ठक हमको मालूम पड़ती है। What flows out when we have an injury? हमारी बॉडी में से क्या बाहर चीज निकलती है जब हमको कुछ मार लग जाती है, लग जाता है, तो क्या चीज निकलती है हमारे बॉडी में से? यस, हेलो, हमको जब मार लगती है तो हमारे यस बॉडी, मिस। जब मार लगती है तो हमारे बॉडी में से क्या चीज निकलती है? ब्लड। वेरी गुड, मिस को ब्लड ब्लड। ब्लड निकलता है ना। सो नाउ वी आर गोइंग टू लर्न समथिंग अबाउट ब्लड। ब्लड इज अ रेड कलर्ड फ्लूइड, है ना, लाल रंग का फ्लूइड है ना ब्लड। ब्लड इज अ रेड कलर फ्लूइड मटेरियल। इट इज फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू। इसको याद रखेंगे, ये क्या है? एक फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू है। द ऑक्सीजनेटेड ब्लड इज डीप रेड कलर्ड। ऑक्सीजनेटेड ब्लड डीप रेड कलर का होता है। सॉल्टी इन टेस्ट एंड इट्स पीएच इज, इसको अंडरलाइन करेंगे, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट, ब्लड का पीएच कितना है? 7.4। ब्लड का पीएच कितना है? 7.4। ये आपको फिल इन द ब्लैंक में आ सकता है, fill in the blanks. Blood is composed of mainly 2 components. इसमें 2 कंपोनेंट से बना हुआ होता है ब्लड। कौन से 2 कंपोनेंट है? एक है प्लाज्मा और दूसरा है ब्लड सेल्स। हाँ, एक है प्लाज्मा और दूसरा है ब्लड सेल्स। सो प्लाज्मा एंड ब्लड सेल्स, ध्यान रखेंगे ब्लड कितने कंपोनेंट से बना है? 2 कंपोनेंट। सो प्लाज्मा में क्या होता है? देखो, प्लाज्मा इज पेल येलो क्लियर एंड स्लाइटली अल्कलाइन फ्लूइड। हाँ, ये आपको ध्यान रखना है कि प्लाज्मा जो है वो पेल येलो कलर का होता है। देखो, खून जब बाहर आता है तो खून के साथ में एक पानी पानी की जैसी कुछ चीज आती है बाहर, देखे होंगे ना आप लोगों ने? हेलो, खून के साथ में पानी पानी यस की मिस। जैसी हाँ। चीज आती है बाहर, तो उसको बोला जाता है प्लाज्मा। जो अगर हम लोग सिर्फ उसको पानी को देखेंगे ना तो थोड़ा सा पेल येलो कलर का दिखाई देता है, ठीक है, पेल येलो कलर का दिखाई देता है। सो तो जिस तरह से, हाँ, अभी आपको मैं बताने जा रही हूँ तस्वीर, आप देखेंगे किस तरह से ब्लड में प्लाज्मा और ब्लड का पार्ट कितना होता है, प्लाज्मा का पार्ट कितना होता है। दिख रहा है आपको स्क्रीन पर? हेलो, हाँ मिस दिखा है। हाँ, तो ये जो है ये पूरा पूरा के पूरा ब्लड है, बराबर। और यहाँ पे लिखा हुआ है ना सेंट्रीफ्यूज, सेंट्रीफ्यूगेशन करने के बाद में, सेंट्रीफ्यूगेट किसको बोलते हैं? वो टेस्ट ट्यूब को एक सेंट्रीफ्यूज मशीन में डाला जाता है तो वो गोल 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 जोर से ऐसे गोल 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 घूमती है। यस तो मिस। गोल 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 घूमने के बाद में ये ब्लड के 2 हिस्से जो है वो अलग हो जाते हैं। ऊपर जो रह जाता है वो प्लाज्मा रह जाता है, देखो कैसे पेल येलो कलर का है, और नीचे जो रह जाता है वो ब्लड सेल्स रह जाते हैं। ओके, तो प्लाज्मा जैसे ब्लड डोनेशन किया जाता है ना, उसी तरह से बहुत लोगों को सिर्फ ब्लड की जरूरत नहीं पड़ती है। ऐसी बहुत सारी बीमारियां हैं
जिसमें लोगों को प्लाज्मा चढ़ाना पड़ता है, ब्लड प्लाज्मा चढ़ाना पड़ता है। तो ये जो है वो ब्लड प्लाज्मा के बैग्स है, ये बैग्स जो है वो ब्लड प्लाज्मा के, जैसे ब्लड डोनेशन करने के बाद में ब्लड जो है वो इस तरह के थैलियों में रखा जाता है, उसी तरह से प्लाज्मा भी जो है वो रखा जाता है थैलियों में। ठीक है, तो ब्लड प्लाज्मा अभी आप लोगों ने देखा कि किस तरह से ब्लड को सेंट्रीफ्यूज करने के बाद में उसमें से हमको ब्लड प्लाज्मा और ब्लड सेल्स अलग दिखाई दे रहे थे। तो यहाँ पे ब्लड प्लाज्मा जो होता है इसमें क्या होता है, 90 से 92% ऑफ वाटर होता है, वाटर। ठीक है, 6 to 8% क्या होता है उसमें, प्रोटीन होता है। वही प्रोटीन की वजह से उसका कलर जो है वो पेल येलो कलर का नजर आता है। पेल येलो जो है वो प्रोटीन की वजह से उसका कलर हो जाता है। और 1 to 2% उसमें क्या होता है, इनऑर्गेनिक सॉल्ट होते हैं। इसी की वजह से हमारा ब्लड अगर कभी टेस्ट करेंगे तो थोड़ा सा खारा खारा लगता है, तो उसमें इनऑर्गेनिक सॉल्ट होते हैं। एंड अदर कंपोनेंट्स, और भी दूसरे कंपोनेंट्स क्या क्या होते हैं उसके अंदर, ब्लड के अंदर। एक तो अल्ब्यूमिन होता है, हाँ, जो डिस्ट्रीब्यूट्स द वाटर ऑल ओवर द बॉडी। अल्ब्यूमिन क्या करता है, पानी जो हमारे बॉडी के अंदर हर जगह पे पहुंचना चाहिए उसका काम करता है। और दूसरा होता है ग्लोबुलिन। ग्लोबुलिन क्या करता है, प्रोटेक्शन करता है, हमारा हर एक बीमारी से प्रोटेक्शन करने का काम ग्लोबुलिन करता है। तीसरा होता है फाइब्रिनोजन। ठीक है, फाइब्रिनोजन एंड प्रोथ्रोम्बिन होता है, हेल्प इन ब्लड क्लॉटिंग प्रोसेस। ओके, ब्लड क्लॉटिंग प्रोसेस कैसे होता है वो देखेंगे अभी हम लोग। और ये सब लोग कैसे काम करते हैं कि ब्लड किस तरह से क्लॉट होता है। आप लोगों ने देखा होगा जब हम लोगों को मार लगती है, मार लगने के बाद में खून आता है, थोड़ी देर आता है और फिर वो खून जो है वो जमना शुरू हो जाता है, और जमने के बाद में वो सूख जाता है और एक पपड़ी की जैसी बन जाती है ना, कवरिंग बन जाती है उस जख्म के ऊपर। तो ये जख्म, ये पपड़ी कैसे बनती है, ये अभी हम लोग देखेंगे कि ब्लड किस तरह से क्लॉट होता है और वो जख्म के ऊपर पपड़ी किस तरह से बनती है, ये हम लोग अभी देखने जा रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आपको दिखाई देगा ये आप लोगों को दिखाई दे रहा होगा यहाँ पर कि जख्म है और जख्म के ऊपर किस तरह से, देखो यहाँ पे ये प्रोथ्रोम्बिन जो है वो, प्रोथ्रोम्बिन और फाइब्रिनोजन, ये जो कांटे कांटे जैसे दिख रहा है वो प्रोथ्रोम्बिन और फाइब्रिनोजन है। और उसके ऊपर जो है ये ब्लड सेल्स आके जो है वो ट्रैप हो जाते हैं और इस तरह से ये कवरिंग बन जाती है हमारे जख्म के। यहाँ पे आप लोगों को देखा होगा अलग अलग किस तरह से हमारे जख्म के ऊपर, ऐसा नहीं है कि हमारे जिस्म के ऊपर के जख्म के ऊपर ही इस तरह से वो कवरिंग पैदा करते हैं, बनते हैं। हमारे अंदर भी अगर कुछ इस तरह से इंजरी हो जाती है तो वहां पे भी ये इस तरह से ही काम करते हैं और उसको, उस घाव को जो है वो भरने का काम ये करते हैं। दिख रहा है आप लोगों को कि किस तरह से ये घाव को जो है वो भरने का काम कर रहे हैं, है ना, दिख रहा है यहाँ पर, देखो ये आ गया यहाँ पे, ये इसको कवरिंग करने के लिए यहाँ से आके आगे बैठ जाते हैं और उसको कवर कर देते हैं पूरे जख्म। तो इस तरह से जो है वो हमारे ब्लड में जो प्लाज्मा होता है उसके अंदर अल्ब्यूमिन है, ग्लोबुलिन है, फाइब्रिनोजन है, प्रोथ्रोम्बिन है, ये सारी चीजें जो है वो कभी हमारी इंजरी हो जाती है तो उसके ऊपर कवरिंग करने का काम करते हैं। इनऑर्गेनिक जो होते हैं उसमें आयंस भी होते हैं हमारे ब्लड के अंदर, जैसे कि कैल्शियम है, सोडियम है, पोटेशियम है। कंट्रोल करते हैं ये फंक्शन ऑफ द मसल्स एंड नर्व्स। देखो कितना इम्पोर्टेंट काम है ये, इसीलिए हमारे बॉडी के अंदर कैल्शियम का होना जरूरी है, सोडियम का होना जरूरी है। जो हम लोग नमक खाते हैं ना, नमक डालते हैं खाने में, उसमें से हमको सोडियम मिलता है, फिर कैल्शियम और पोटेशियम, ये सारे सॉल्ट्स जो होते हैं ये क्या काम करते हैं, हमारे जो मसल्स जो होते हैं ना, मूवमेंट करते हैं बोन्स के ऊपर जितने भी मसल्स हैं, और हमारे नर्व्स, हमारे ब्रेन से निकलने वाले नर्व्स जो है वो किस तरह से काम करना चाहिए उसके ऊपर कंट्रोल करने का काम करते हैं ये सारे आयंस।
कैल्शियम, सोडियम एंड पोटेशियम। अगला जो है वो ब्लड सेल्स। ब्लड सेल्स, तो ब्लड सेल्स में हमारे सबसे पहले ब्लड सेल्स कौन सा है? रेड ब्लड सेल्स। ठीक है, रेड ब्लड कार्पोसेल्स जिसको बोला जाता है, रेड ब्लड सेल्स या रेड ब्लड कार्पोसेल्स कहा जाता है। स्मॉल सर्कुलर एंड न्यूक्लिएटेड एक्चुअली है वो, स्मॉल होते हैं, सर्कुलर होते हैं, ई न्यूक्लिएटेड यानी उसमें न्यूक्लियस नहीं होता। ये हमने पहले भी पढ़ा था कि ब्लड सेल्स में जो है वो न्यूक्लियस नहीं होता है। These cells appear red due to hemoglobin, और उनका रंग जो है वो हमको रेड किस वजह से नजर आता है? क्योंकि उसके अंदर क्या होता है? हीमोग्लोबिन होता है। हीमोग्लोबिन ये आपको याद रखना है। ऑक्सीजन डिसॉल्व्स इन ब्लड ड्यू टू हीमोग्लोबिन, और यही हीमोग्लोबिन है जो हमारे ब्लड के अंदर ऑक्सीजन को लेने का काम करता है। यही ब्लड जो है वो हमारे ब्लड में ऑक्सीजन लेने का काम करता है। 50 to 60 lakhs, अब ये कितने होते हैं हमारे ब्लड के अंदर? 50 to 60 lakhs होते हैं आरबीसीज, रेड ब्लड कार्पोसेल्स। ये अभी आप लोगों को यहाँ पे स्क्रीन पे दिखाई देंगे कि रेड ब्लड कार्पोसेल्स कैसे दिखाई देते हैं और ये हमारे ब्लड के अंदर किस तरह से होते हैं। दिखाई दे रहा है आप लोगों को? हेलो, यस मिस। हाँ, तो ये हमारे रेड ब्लड कार्पोसेल्स हैं। देखो कैसे डिस्क के जैसे होते हैं, दिख रहा है? ये डिस्क की तरह होते हैं, रेड कलर के होते हैं, और उनका ये जो रेड कलर है वो हीमोग्लोबिन की वजह से होता है, जो हमारे बॉडी के अंदर ऑक्सीजन को एब्सॉर्ब करने का काम करता है। कौन करता है वो? हीमोग्लोबिन। ठीक है, तो इस तरह से हमारे बॉडी के अंदर रेड ब्लड सेल्स होती हैं। देखो यहाँ पे एक सेल कितने अच्छे से बताया हुआ है। इस तरह से अंदर ये कॉन्केव होता है और इस तरह से ये डिस्क की तरह से नजर आता है, रेड ब्लड सेल्स। और कितने होते हैं हमारी ये बॉडी के अंदर? 50 to 60 lakhs, 50 से 60 lakhs, इतने सारे होते हैं प्रेजेंट इन ईच क्यूबिक मिलीमीटर। कितने? ईच क्यूबिक मिलीमीटर में 50 से 60 lakhs ऑफ ब्लड होते हैं। RBCs are produced in red bone marrow, और ये प्रोड्यूस कहाँ होते हैं? बोन मैरो। ये सब रेड ब्लड सेल्स कहाँ पे प्रोड्यूस होते हैं? हमारा जो बोन मैरो होता है, हमारे बोन्स के जो जॉइंट होते हैं ना, जॉइंट, वो जॉइंट के वहाँ पे हमारा बोन मैरो बनता है। ये आप लोगों को अभी दिखाई देगा कि हमारा बोन मैरो दिखाई दे रहा है आपको? हेलो, हाँ, हम लोग वो बकरी की नली में से और उसमें से वो जो चूस के खाते हैं ना, वो होता है बोन मैरो। बात समझ में आई? जो गूदा होता है हड्डी के अंदर का गूदा, तो वो जो होता है उसको बोन मैरो कहा जाता है, और उस बोन मैरो में से ही हमारे ब्लड सेल्स बनते हैं। दिख रहा है ये आप लोगों को यहाँ पर? तो इस तरह से बोन मैरो से हमारे ब्लड सेल्स बनते हैं। और रेड बोन मैरो एंड लिव फॉर अबाउट 100 to 127 days, और ये कितने दिन तक जिंदा रहते हैं रेड ब्लड सेल्स? 100 से 127 दिन तक ये जिंदा रहते हैं। ठीक है, तो इस तरह से बाद में वो मर जाते हैं। तो अभी मरे हुए रेड ब्लड सेल्स को हमारी बॉडी से बाहर निकालना जरूरी होता है। उसके बहुत सारे दूसरे तरीके हैं, लेकिन अब हम देखते हैं व्हाइट ब्लड सेल्स के बारे में। अब हम देखेंगे व्हाइट ब्लड सेल्स। हेलो, नेटवर्क का प्रॉब्लम हो रहा है बार बार। ठीक है, जहाँ से हुआ था हम लोग कंटिन्यू करते हैं। अभी हम व्हाइट ब्लड सेल्स देखेंगे। व्हाइट ब्लड सेल्स हम लोग देखेंगे। रेड ब्लड सेल्स आपको अच्छे से समझ में आ गए होंगे। अभी हम लोग व्हाइट ब्लड सेल्स देखने जा रहे हैं। व्हाइट ब्लड सेल्स कैसे दिखाई देते हैं? तो ये है हमारे सामने व्हाइट ब्लड सेल्स। दिख रहे हैं आप लोगों को? यस मिस। व्हाइट ब्लड सेल्स आप लोगों को दिख रहे होंगे। रेड ब्लड सेल्स के साथ में व्हाइट ब्लड सेल्स इस तरह से होते हैं, राइट? दिख रहे हैं आप लोगों को? लेकिन रेड ब्लड सेल्स जो है वो खाली एक ही टाइप के होते हैं।
लेकिन व्हाइट ब्लड सेल्स जो है वो सिर्फ एक टाइप के नहीं होते हैं। व्हाइट ब्लड सेल्स जो है वो बहुत टाइप के होते हैं। आपको यहाँ पे दिखाई देगा व्हाइट ब्लड सेल्स के डिफरेंट टाइप्स कौन कौन से हैं, दिख रहे हैं आप लोगों को। तो व्हाइट, यहाँ पे आपकी किताब में देखेंगे दीज आर लार्ज न्यूक्लिएटेड, इसमें न्यूक्लियस होता है, एंड कलरलेस सेल्स। 5000 टू कितने होते हैं, 5000 टू 10,000 WBCs आर प्रेजेंट इन पर क्यूबिक मिलीमीटर, है ना। रेड ब्लड सेल्स कितने थे, 50 टू 60 lakhs थे, यानी रेड ब्लड सेल्स ज्यादा है। और व्हाइट ब्लड सेल्स कितने हैं, 5000 टू 10,000 पर क्यूबिक मिलीमीटर ऑफ ब्लड। तो वहाँ पे कितने टाइप के व्हाइट ब्लड सेल्स है, 5 टाइप के व्हाइट ब्लड सेल्स है, ठीक है। 5 टाइप के व्हाइट ब्लड सेल्स है। तो ये 5 टाइप के व्हाइट ब्लड सेल्स जो है वो यहाँ पे आपको दिए हुए हैं। WBCs आर प्रेजेंट, बेसोफिल 1 नंबर, 2 नंबर ईस्नोफिल, 3 नंबर न्यूट्रोफिल्स, 4 नंबर मोनोसाइट एंड 5 नंबर लिम्फोसाइट्स। तो यहाँ पर आपको पांचों टाइप के ये ब्लड सेल्स आप लोगों को दिखाई दे रहे हैं। और ये पांचों टाइप के ब्लड सेल्स आपको व्हाइट ब्लड सेल्स कैसे अलग अलग है ये भी आपको अच्छी तरह से समझ में आ रहा होगा, है ना। तो इसको मैं बड़ा करके बता रही हूँ, यहाँ पे आप लोगों को दिख रहे होंगे पांचों टाइप के। हाँ, तो 5 टाइप के जो है वो ब्लड सेल्स हैं, वाइट ब्लड सेल्स हैं। तो WBCs आर प्रोड्यूस्ड इन रेड बोन मैरोज। ये भी कहाँ पे बनते हैं, अभी हम लोगों ने बोन मैरोज देखा, तो ये भी हमारे बोन मैरो के अंदर ही बनते हैं। WBCs also produced in bone marrow. WBCs acts as soldiers in our body. इसको आप लोग अंडरलाइन करेंगे, ये हमारे बॉडी में सोल्जर की तरह एक्ट करते हैं। उनका फंक्शन क्या है, दिस सेल अटैक द पैथोजेंस। क्यों सोल्जर बोलते हैं उनको, क्योंकि दे अटैक पैथोजेंस एंटरिंग आवर बॉडी। हमारे बॉडी के अंदर जो भी पैथोजन है, बीमारी के जरासीम है, उसको ये अटैक करते हैं और ख़त्म कर देते हैं और हमको बीमारी से बचाते हैं, ठीक है। यहाँ पे आपको अभी दिखाई देगा कि वो किस तरह से बीमारी के जरासीम से लड़ते हैं और हमको बीमार होने से बचाते हैं, ठीक है। दिख रहा है आप लोगों को, हेलो। Yes, miss. हाँ, तो यहाँ पर आप लोग देखेंगे कि किस तरह से वो बीमारी का जरासीम, ये जो बीच में आ रहा है ना, ये बीमारी के जरासीम है। ये बीमारी के जरासीम को WBCs किस तरह से ख़त्म कर देंगे, ये आप लोगों को यहाँ पर दिखाई दे रहा है। दिख रहा है आप लोगों को, जैसे अमीबा होता है ना, Yes, अमीबा के जैसे दिख रहा है। yes, miss. हाँ, तो ये पैथोजन को, ये पिंक कलर का जो है वो पैथोजन है, बीमारी का जरासीम है, और ये जो है वो WBC है, ठीक है। तो ये अपने अंदर ले लेते हैं और उसको कैसे डिस्ट्रॉय करते हैं, देखो ख़त्म कर देते हैं। तो इस तरह से वो, इसीलिए हमारे बॉडी के अंदर वो क्या, किसका काम करते हैं, सोल्जर का काम करते हैं, सोल्जर। अगला होता है प्लेटलेट्स। प्लेटलेट्स जो होते हैं, वो प्लेटलेट्स भी ब्लड सेल्स हैं। एक हो गया रेड ब्लड सेल्स, दूसरे हो गए वाइट ब्लड सेल्स, और अगले आ जाते हैं प्लेटलेट्स। तो अब ये प्लेटलेट्स जो है वो, प्लेटलेट्स हमारे बॉडी के अंदर किस तरह से होते हैं, दीज आर एक्सट्रीमली स्मॉल एंड डिस्क शेप। 2.5 to 4 lakhs होते हैं ये हमारे बॉडी के अंदर। प्लेटलेट्स जो होते हैं वो कम होते हैं, 2.5 से 4 lakhs प्लेटलेट्स होते हैं, आर प्रेजेंट इन पर क्यूबिक मिलीमीटर ऑफ ब्लड। उनका फंक्शन क्या होता है प्लेटलेट्स का, दे पार्टिसिपेट इन ब्लड क्लॉटिंग प्रोसेस। इससे पहले हमने देखा ना कि जख्म के ऊपर किस तरह से जो है वो नेटवर्क बनाते हैं, तो दे पार्टिसिपेट इन ब्लड क्लॉटिंग प्रोसेस। जो ब्लड क्लॉट होता है हमारे बॉडी से बाहर निकलता है, तो वो क्लॉट होना शुरू हो जाता है, जमना शुरू हो जाता है। तो ये प्लेटलेट्स वहाँ पे क्या काम करते हैं,
वहाँ पर ये फिल अप होने का काम करते हैं उस जख्म के ऊपर। जिस तरह से रेड ब्लड सेल्स, वाइट ब्लड सेल्स ट्रैप होते हैं ना, उसी तरह से ये प्लेटलेट्स भी जो है वो उस जख्म के ऊपर ट्रैप होते हैं और वो जख्म को भरने का काम करते हैं। अभी आपको दिखाई दे रहा है? Yes, miss. हाँ, जख्म के ऊपर जाली बनाने का काम, हाँ, जाली बनाने का काम जो है वो प्रोथ्रोम्बिन जो है और फाइब्रिनोजन जो है वो उस जाली नेटवर्क बनाने का काम करते हैं, और उसमें प्लेटलेट्स, रेड ब्लड सेल्स, वाइट ब्लड सेल्स जाके बैठ जाती हैं और उस जख्म की जाली को कवर करती हैं। तो इस तरह से वो जो हमारे जख्म के ऊपर पपड़ी बन जाती है, वो पपड़ी इसकी वजह से बनती है। ठीक है। फंक्शन ऑफ ब्लड जो है वो हम लोग देखेंगे। ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस, आगे का पार्ट जो है वो हम अगले लेसन में देखेंगे। हम यहाँ पर ही स्टॉप करते हैं। फंक्शन ऑफ ब्लड से हम लोग अगली बार देखेंगे, उसमें भी अभी मुझे आपको बहुत सारी चीज़ें बतानी है। तो यहाँ तक के मैं समझती हूँ कि आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। Yes, miss. किसी को कोई डाउट है, कुछ पूछना है? No, miss. No, miss. अच्छे से समझ में आ गया आप लोगों को? Yes, miss. ओके, तो यहाँ पर हम हमारा लेसन स्टॉप करते हैं। अल्लाह हाफिज। Allah Hafiz. अल्लाह हाफिज। Miss. अल्लाह हाफिज।